हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज क्लास 10 फिजिक्स का हिंदी मीडियम से तीसरा लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। स्फेरिकल मिरर क्या है उसके संदर्भ में आपको एक मिनट, स्फेरिकल मिरर क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा चैनल क्वालिटी फिजिक्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो ये तीसरा लेक्चर है जो लाइट के विषय में है, लाइट से संदर्भ में है। चैप्टर का नाम है लाइट और स्टार्ट कर रहा हूँ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से बढ़ाने से पहले परावर्तन के नियम पे रह गया था। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है परावर्तन के। पहला, परावर्तन के दो, आपने पिछले लेक्चर में देखा, जो जो नहीं देखे हैं वो पिछला लेक्चर पार्ट 2 जरूर देख लेंगे। इसका पार्ट 2, लाइट के चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देख लेंगे। ये आपतित किरण है जो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, किरण। ये हो गया मेरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ये जो तीनों हैं, तीनों लाइंस हैं, ये तीनों रेखाएं एक ही प्लेन में होंगी। जैसे ये बोर्ड के प्लेन में, तो कभी भी ये तीनों रेखाएं एक ही समतल में होंगी। यही मेरा परावर्तन का पहला नियम है। यानी आपतित किरण, आपतित किरण और कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब एक ही समतल में होंगे, समतल में होंगे, यानी एक ही प्लेन में होंगे। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, तो अब मान लीजिए कि एक आपतित किरण ऐसे आ रही है, अगर ये मिरर ऐसे है तो ये वाला प्लेन हो जाएगा हमारा। देखिए, आपतित किरण इधर गई, परावर्तित किरण इधर और अभिलंब ऐसे, यानी किसी भी तरीके से एक ही प्लेन में तीनों रहेंगे। दूसरा नियम है, दूसरा है आपतित कोण ये और ये परावर्तित कोण आर। तो आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होंगे। परावर्तन में आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होंगे। जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होंगे। ये नियम का परावर्तन के नियम के रूल के हिसाब से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R ऑलवेज हमेशा होगा। परावर्तन में हमेशा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण जो अभिलंब के साथ आपतित किरण बना रही है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। जो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण बना रही है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हमारा परावर्तन का नियम है। जैसे एक सवाल छोटा सा मैं पूछता हूँ आपसे, आप इसका जवाब कमेंट कर सकते हैं। ये किरण है, ये किरण है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो आपतित कोण कितना है और परावर्तित कोण कितना है, बताइए। ये मुझे कमेंट कीजिए, आपतित कोण कितना है और परावर्तित कोण कितना है। ये आपका, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। आप लोग कमेंट करें, आपतित कोण कितना, परावर्तित कोण कितना। चलिए आगे बढ़ें। अब हम चलते हैं, इसको लिख लें। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण की तरफ।
आपने पिछले लेक्चर में समतल दर्पण के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया। अब आपको गोलीय दर्पण समझना है और धीरे धीरे समझेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत बिल्कुल ही आसान है एक तरह से, बस समझने की बात है। समझ में आ जाए तो सब आसान, नहीं समझ में आए तो भाई, तो समझ में आ जाना ये बड़ी बात है। सबसे पहले एक शीशे का खोखला गोला है, ये गोला है शीशे का, शीशे का यानी ग्लास का खोखला गोला है, ग्लास है। अब जैसे गेंद है, ये हमारा ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है, गोला है, ये गेंद है। अब गेंद को एज्यूम कीजिए अपने दिमाग में कि ये गेंद आपके हाथ में है। अगर गेंद को यहाँ से काट दें, गेंद को इस जगह से काट दें, किसी रेती ले करके गेंद को काटेंगे तो आपके पास कैसा शेप का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर इस तरीके का, एक स्ट्रक्चर इस तरीके का प्राप्त होगा। देखिए गेंद को काट दिया मैंने दो हिस्सों में, एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। जो कटा हुआ हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा है, इस पर बात करेंगे। तो एक खोखला गोला लिया जिसको साइड से काट दिया, काट देने के बाद मुझे दो स्ट्रक्चर गेंद के प्राप्त हुए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर गेंद बन जाएगा। गेंद के दो स्ट्रक्चर प्राप्त हुए, एक स्ट्रक्चर ये वाला, एक स्ट्रक्चर ये वाला। ये वाला स्ट्रक्चर कुछ कुछ कढ़ाई की तरह दिख रहा है, कढ़ाई जो खाना बनाते हैं कढ़ाई, वैसा कढ़ाई की तरह ये दिख रहा है। इसको हम सीधा थोड़ा बना लें, बिल्कुल कढ़ाई लगेगा। ये वाला, ये हमारा स्ट्रक्चर है कढ़ाई का। ये मैंने क्या किया, गोले को कटिंग किया, गोले के कटिंग से मैंने ये कढ़ाई स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया। इस कढ़ाई स्ट्रक्चर के ढांसे हुए हिस्से को चिकना करके जब चमकीला बना देते हैं, धंसे हुए हिस्से को चिकना करके जब चमकीला बनाते हैं तो वैसे जो दर्पण प्राप्त होगा उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। धंसे हुए हिस्से को चिकना करके वो सरफेस को परावर्तन के लायक बना देते हैं, वैसे उस दर्पण को हम लोग जैसे ये हिस्सा हो गया कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये मैंने अंदर वाले हिस्से को चिकना किया है, अंदर वाले हिस्से को चिकना करके परावर्तन के लायक बना दिया। तो ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा, अंदर वाले हिस्से को चिकना किया तो अवतल दर्पण, और इसी में ऐसे इसको बनाया, और बाहर वाले इसको चिकना करेंगे, इसको चिकना करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ये उत्तल दर्पण। ये पिक्चर बना लें, ये सारा पिक्चर को एक लाइन से आप बना लें। तो इस तरह से हम चिकना अंदर का सतह धंसा हुआ हिस्सा जब को चिकना करके जो दर्पण बनाएंगे वो अवतल दर्पण, और उठे हुए हिस्से को चिकना करके जब दर्पण बनाएंगे तो वो हो गया उत्तल दर्पण। इस तरह से हमें गोलीय दर्पण में दो दर्पण प्राप्त होते हैं। तो दर्पण, गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि एक खोखला, ये खोखला शीशा का खोखला गोला है, खोखला, ये गोले का खोखले गोले के हिस्से से जो दर्पण बनता है उसे हम गोलीय दर्पण करते हैं। इस गोले के खोखले हिस्से के टुकड़े से जो दर्पण आपने बनाया दो तरह का, ये दोनों गोलीय दर्पण हो गया। तो खोखले गोले से बना हुआ दर्पण गोलीय दर्पण, और उस खोखले गोले के ढांसे हिस्से को चिकना कर देंगे तो अवतल दर्पण, और उठे हुए हिस्से को चिकना करेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर प्राप्त हुए। यानी गोले के कटे हुए हिस्से को हम जो से दर्पण जो प्राप्त होगा उसे गोलीय दर्पण, और उस कटे हुए हिस्से के धंसे हुए भाग को अगर चिकना करके दर्पण बनाएंगे अवतल दर्पण। गोले के कटे हुए हिस्से को उठे हुए भाग को चिकना करके जो दर्पण बनाएंगे उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे।
तो समझ में आ रहा होगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसे कहते हैं। सिंपल है, गोले का हिस्सा से जो दर्पण बनेगा गोलीय दर्पण, उठे भाग को चिकना कर दें उत्तल दर्पण, धंसे भाग को चिकना कर दें अवतल दर्पण। क्लियर है? तो इसी को परिभाषा के रूप में हम आगे लिखेंगे। तो ये पिक्चर बना लें इस तरह से। अब इसके बाद परिभाषा लिखते हैं जो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब ये पूरी तरह से समझ में आएगा। गोलीय दर्पण, खोखले गोले के से बने के हिस्से से बने हुए, खोखले गोले के हिस्से से बने हुए दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। समझ में आ रहा होगा? गोल खोखला गोला है, उसका कटा हुआ हिस्सा से, ये खोखला गोला है, इसका एक कटा हुआ हिस्सा से ये हमारा जो बनेगा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इस गोलीय दर्पण के फिर दो हिस्से हुए, तो इस खोखले गोले के कटे हुए हिस्से अब है अवतल दर्पण। खोखले गोले के कटे हुए हिस्से के धंसे भाग को चिकना कर जो दर्पण बनाया जाता है अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, धंसे हुए भाग को चिकना करके जो दर्पण बनाया उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण इस तरह से बन गया, ये हमारा इस भाग को चिकना आपने कर दिया, चिकना, ये अवतल दर्पण हो गया। इसको हम बाद में इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे अवतल दर्पण। ये अंदर का हिस्सा चिकना है, ये हिस्सा चिकना है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यही फिगर को मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। अब आइए उत्तल दर्पण। खोखले गोले के कटे हुए हिस्से के उठे हुए भाग को चिकना करके जो दर्पण प्राप्त होगा उसे हम उत्तल दर्पण। इसी को इसके बैक पर अगर चिकना करके जो दर्पण बना देंगे, यानी कड़ाही की पेंदी को चिकना करके जो दर्पण बना देंगे वो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो खोखले गोले के कटे हुए भाग खोखले गोले कटे हुए भाग या हिस्से के धंसे हुए के उठे हुए भाग को चिकना कर जो दर्पण बनाया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण। ये भाग चिकना है, ये हिस्सा बाहरी, ये उठा हुआ हिस्सा चिकना है। ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण मुख्य रूप से आप समझ चुके हैं किस तरह से बनाया जाता है। प्लेन शीशा को चिकना करके बनाया जाता है तो समतल दर्पण,
गोले के उठे हुए भाग को चिकना करके बनाएंगे उत्तल दर्पण, गोले के धंसे हुए भाग को चिकना करके बनाएंगे अवतल दर्पण। अब आगे समझते हैं वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो आगे देखते हैं। इसको आप लोग लिखते जाएंगे, एक कॉपी में नोट्स बना लेंगे, समझ में तो आता ही है। याद करने के लिए इस वीडियो को सुनें, सुनने से ज़्यादा याद होता है, और सुनने के बाद एक बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। इस वीडियो को जितनी बार सुनेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, और उसके बाद लिख लेंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, केंद्र। अब दर्पण जो है गोलीय दर्पण, वो तो गोले का कटा हुआ है, गोले का ही भाग है। गोलीय दर्पण किसी गोले का टुकड़ा है, या तो अवतल होगा या उत्तल होगा। तो वो जो उस गोले के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जैसे ये गोला है, इसमें से एक हिस्सा निकाला, ये गोलीय दर्पण बनेगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। और ये जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या का नाम है वक्रता त्रिज्या। इसको कॉपी के साइड में ऐसे ही पिक्चर बना के लिख लेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र। केंद्र तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या समझ में आया होगा। ये लाइंस कहीं भी हो सकती है, ये भी वक्रता त्रिज्या ही कहलाएंगे। सर्किल की त्रिज्या, ये गोले का त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये गोलीय दर्पण इस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। पिक्चर भी बना लेंगे, इससे डोनेट करता वक्रता केंद्र क्या है, ये वाला। उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। और दर्पण जिस गोले का भाग है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, ये बनाया मैंने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ठीक मिड पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, या इसको पोल कहते हैं। मिड पॉइंट को, दर्पण के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। दर्पण के बीच वाले बिंदु को, दर्पण के बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बीच वाले को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। अब आगे है कि ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा,
ये मान लीजिए वक्रता त्रिज्या है, देखिए। अच्छा, इसको हम अलग से फिर से समझाते हैं। वक्रता त्रिज्या समझ में आया, दर्पण के बीच वाले हिस्से को ध्रुव कहते हैं। इसको हम नोट कर लें, मैं आगे दिखाता हूँ फिर। इसको वीडियो को पॉज करके जरूर से जरूर नोट्स बनाते जाएंगे, और याद करने के लिए बार बार सुनेंगे। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनने से याद हो जाता है। चलिए, अब हो गया। जैसे ये हो गया दर्पण। अब देखिए, ये दर्पण तो किसी गोले का हिस्सा होगा, है। तो इस गोले के केंद्र को, ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र, और ये हो गया मेरा ध्रुव। वक्रता केंद्र C से डोनेट करते हैं वक्रता केंद्र। और ये हो गया दर्पण की चौड़ाई को मैं द्वारक कहूंगा। अंग्रेजी में अपर्चर बोलते हैं। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक बोलेंगे। ये हो गया वक्रता केंद्र जो, और ये हमारा वक्रता त्रिज्या, यहाँ से P तक वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से इस लाइन को भी वक्रता त्रिज्या, ये भी वक्रता त्रिज्या, सारे वक्रता त्रिज्या हो जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से वक्रता त्रिज्या, ये जो सेंटर ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आइए, इसका द्वारक समझ में आ गया होगा। दर्पण की चौड़ाई द्वारक कहलाती है। दर्पण की चौड़ाई या लंबाई भी बोल सकते हैं ना, द्वारक कहलाती है। दर्पण की चौड़ाई, और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा, जो रेखा आगे चली जाएगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। पिक्चर बना लेंगे। ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। ये सारे लाइन यहाँ से लेके ये सारा ये लाइन ही मुख्य अक्ष कहलाता है। चलिए, ये लाइन ही मेरा मुख्य अक्ष कहलाता है। तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव और द्वारक, इतनी बातें आपने समझ ली कि दर्पण में, गोलीय दर्पण में इतनी बातें आपने समझ ली। किस बिंदु का क्या नाम है, ये आपको समझ में आया। सबसे पहला वक्रता केंद्र, जिस गोले का हिस्सा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या उस गोले के जिसका दर्पण भाग है उसी गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। दर्पण का मिड पॉइंट यानी बीच वाला बिंदु ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाला ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगा। इतनी बातें आप समझ गए। तो मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सारे की परिभाषा भी समझ में आ गई, और पिक्चर से, ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो हमें आगे सुविधा होगी। तो आगे चलें, नोट कर लें, बार बार इसको सुने, याद हो जाएगा। देखिए, याद होना जरूरी इसीलिए है कि किताब में सब जगह लिखा हुआ तो है ही, लेकिन वो याद नहीं रह पाता, इसलिए बार बार इसको वीडियो को सुने ताकि वो याद हो जाए। अब मैं बनाया ये बनाया मैंने अवतल दर्पण। ये बना दिया मैंने मुख्य अक्ष।
इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र, सी से इसको डोनेट करते हैं वक्रता केंद्र। अब जब कोई वस्तु इसके सामने रखी जाती है तो वस्तु से चलकर किरण जब समान मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब दर्पण से टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, फिर से मुख्य अक्ष के, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरण है जो आपस में नहीं मिल रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद जिस भी बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु फोकस कहलाएगा। जैसे कि ये बिंदु यहाँ मिलेगी तो ये हमारा फोकस कहलाएगा। और भी ये समानांतर लाइन लेंगे तो इसी से गुजरेगी, और भी समानांतर लाइन लेंगे तो इसी पॉइंट से गुजरेगी। ये सारे एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं जो मुख्य अक्ष पर बन रही है, इसे हम मुख्य अक्ष का फोकस कहते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष का फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? इसे हम मुख्य को ज्यादातर हमें ये इसी का काम करेगा। ऐसे अलग से एक बात और समझ लें, जब समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर में कोई भी समानांतर रेखाएं टकराती हैं, टकराने के बाद जो मिलेंगी, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल गई, ठीक है। मूल 3 रेखाएं गई मेरी, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन यहाँ से। 3 लाइन मैंने आपतित लिया, 3 लाइन परावर्तित लिया, तो ये जो पॉइंट बना ये भी हमारा फोकस ही कहलाता है। ये चूंकि मुख्य अक्ष पर नहीं है लेकिन फोकस ही कहलाता है। ये प्लेन, ये बिंदु या ये बिंदु सब एक ही प्लेन में होंगे। मतलब यहाँ पर अगर ऐसे कोई कॉपी रख दिया जाए तो इसी कॉपी पर फोकस बिंदु बनेगा। अगर समानांतर किरण है तो फोकस प्लेन बोलते हैं इसे हम। जब फोकस कहीं भी, जब बहुत सारे समानांतर लाइनें, समानांतर किरणें जब एक ही बिंदु पर मिलेंगी तो वो बिंदु फोकस प्लेन पर ही होगा, वह बिंदु फोकस समतल पर ही होगा, वह बिंदु फोकस समतल पर ही होगा। जब बहुत सारी समानांतर लाइनें, बहुत सारी समानांतर किरणें, समांतर किरणें दर्पण से टकराती हैं, दर्पण से टकराती हैं तो वह एक बिंदु पर मिल जाती हैं, पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, को फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। यानी ये भी फोकस बिंदु हो गया, ये भी फोकस बिंदु, सभी फोकस बिंदु एक ही समतल में होंगे, सभी फोकस बिंदु एक ही समतल में होंगे। अब आइए इसकी बारे में हम जो बात करेंगे, ये वाला पिक्चर का फोकस हमें ज़्यादा काम आएगा, जो हमें मुख्य एक्सिस पर यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती हुई लग रही है यहाँ, तो इससे इस फोकस का ही मुझे काम ज़्यादा पड़ेगा। 99% यही फोकस रहेगा। ये समझना है कि एक ही प्लेन में सारी फोकस बिंदु होती हैं। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इस फिगर के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझना है क्योंकि इसका काम हमें हमेशा पड़ेगा। जब मुख्य अक्ष के समानांतर, जब मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ केवल समानांतर किरणें हैं, यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर, जब मुख्य अक्ष के समानांतर समांतर किरणें
मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर मिलती हैं। मुख्य अक्ष पर मिलती हैं। इसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। यही इसी को आप लोग फोकस बिंदु, ये इस वाले टाइम जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण तथा मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, इसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ये वाला ऐप, ये वाला ऐप का परिभाषा हो गया। ये फोकस बिंदु मुख्य फोकस बिंदु है, और जनरल फोकस बिंदु मैंने ये लिखाया, जनरल फोकस बिंदु है, ये मुख्य फोकस बिंदु। जनरली मुख्य फोकस बिंदु को ही हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। जनरली मुख्य फोकस बिंदु को ही हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि सारे फोकल प्लेन आखिर क्या हैं, तो उसके लिए मैंने पहले बताया। और अभी है ये मुख्य फोकस बिंदु को ही फोकस बिंदु जनरली समझा जाता है जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर सारी किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर ही मिल रही हैं, तो वो जहां पर मिलती है उसे मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। यानी इस बिंदु का नाम मुख्य फोकस बिंदु होगा। मुख्य फोकस बिंदु, इसका नाम होगा मुख्य फोकस बिंदु। समझ में आया? फोकस किसे कहते हैं? जब बहुत सारी समानांतर किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु मुख्य अक्ष पर मिलती हैं उसे हम मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी रहेगा तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर मिलेगा ही मिलेगा, तो मुख्य अक्ष उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। चलिए मिटाएं इसको। तो फोकस बिंदु और मुख्य फोकस बिंदु, दो बातें समझ में आ गई होंगी। फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। तो जनरली हम लोग फोकस बिंदु को, मुख्य फोकस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ें, नोट करते रहेंगे। मिटाने में थोड़ा समय लगता है, जब तक चिकना ना हो तो वह गंदा महसूस होता है। तो अब मिरर बनाया, तो सबसे पहले मिरर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि एक सबसे पहला लाइन मुख्य अक्ष बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है। सबसे पहला लाइन मुख्य अक्ष होगा, उसके बाद इस पर बनाना है सी से वक्रता केंद्र, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। उसके बाद फोकस बिंदु, ये मुख्य फोकस बिंदु है जिसको फोकस बिंदु भी कहते हैं। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस बिंदु यानी फोकस बिंदु, और ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया द्वारक। तो एक पिक्चर में सारे को दिखा दिया मैंने, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, द्वारक, ध्रुव। अब समझना यह है कि वक्रता केंद्र से दर्पण की तरफ जाने वाली कोई भी किरण अभिलंब कहलाती है। यानी यहां से अगर हम इस पर ऐसे ये किरण जा रही है तो ये अभिलंब कहलाएगी। ये लाइन अभिलंब है, यानी कि इससे गई तो इसी से वापस आएगी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था समतल दर्पण में कि अभिलंब से होकर जाने वाली आपतित किरण अभिलंब से ही वापस जाती है। यानी अगर ये जैसे इससे पहले समझते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस टकराती हैं तो टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी? बोलिए, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर लाइनें टकराने के बाद फोकस से जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर लाइनें फोकस से जाएंगी,
क्लियर है? मुख्य अक्ष के समानांतर लाइन है, फोकस से जाएंगे। अब इसी चीज को दूसरे पिक्चर में समझते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर लाइन है, पहले बनाया मैंने सी। पिक्चर मेरे साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको अभ्यास हो जाए। मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो फोकस से गई। अगर वक्रता केंद्र से कोई आपतित किरण गई तो इसी से वापस लौटेगी, उसी लाइन से वापस लौटेगी, यानी इस लाइन को मैं बोलूंगा अभिलंब। तो वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर जाने वाली कोई भी किरण अभिलंब कहलाती है। वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर जाने वाली कोई भी किरण अभिलंब कहलाती है, और अभिलंब से जाने वाली आपतित किरण अभिलंब से ही लौटती है, यानी ये लाइन अभिलंब कहलाएंगी और इससे जाने वाली आपतित किरण इसी से लौटेंगी। ये मैंने समतल दर्पण में बताया हुआ है, आप मेरा सबसे पहला वाला लेक्चर देख लें, इंट्रोडक्शन है, उसमें मैंने बताया हुआ ये बातें। मैंने हर चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल फिजिक्स में मन लगने लगेगा। कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपको ना आवे। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, और अगर आप सही ढंग से पढ़ते जाएंगे तो लेवल उठते जाएगा और आपका भी लेवल बढ़ता जाएगा, बशर्ते आप पेशेंस से लेक्चर देखें। पेशेंस मतलब कि स्किप ज़्यादा नहीं करें। अगर नए बच्चे हैं तो ज़्यादा स्किप नहीं करें, दोबारा देख रहे हैं तो स्किप करके देखें, या पहले से नॉलेज है तो भी आप स्किप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ाएं। अब इसको लिख लेते हैं कि अभिलंब दर्पण, गोलीय दर्पण में अभिलंब क्या होता है। गोलीय दर्पण में अभिलंब क्या होता है? अभिलंब वक्रता केंद्र से दर्पण पर जाने वाली किरण, कोई भी किरण हो सकती है, दर्पण पर जाने वाली किरण अभिलंब कहलाती है। यानी ये अभिलंब हो गया, ये वाला। और अभिलंब से जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद अभिलंब से ही लौटती है। अभिलंब से जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद अभिलंब से ही लौटती है। अभिलंब से जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद अभिलंब से ही लौटती है। ये आपको याद होने चाहिए, ये सब मुख्य पॉइंट सब हैं। और पिक्चर के साथ आप कॉपी पर इसको नोट्स बना लें, आपको सुविधा होगी, नोट्स पक्का बनता हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, किसी तरह कोई संदेह नहीं है। आप पढ़ते जाएं, आपको उम्मीद है अभी तक पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ें। इसको पॉज करके आप दोबारा देखेंगे, आवाज सुन के भी याद होता चला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ें। पहला, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। दूरी की 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या को r कहें और फोकस दूरी को f कहें, यानी f फोकस दूरी
पहले लिख ले फोकस दूरी किसे बोलते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी, देखिए ये पिक्चर भी है। फोकस बिंदु F, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये वाला जो दूरी है फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी, ये स्मॉल है। तो फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका संकेत F है। संकेत स्मॉल f है। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डोनेट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या को, तो वक्रता त्रिज्या